जूही अपने बॉयफ्रेंड राहुल से प्यार में धोखा खाने के बाद अपनी जिंदगी को कोस रही थी। आज ही उसने राहुल के बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए सिंघानिया कॉरपोरेशन के ओनर ऋषि सिंघानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील साइन की थी। लेकिन जब खुद को संभालने के लिए वो राहुल के पास पहुंची तो वो किसी और को अपनी बाहों में समेटे हुए था। राहुल की बेवफाई देखकर जूही वहां से जाने लगी। तभी राहुल ने उसके जाने की हलचल सुनी। वो दरवाजे के बाहर आया तो जूही को देख वो सरप्राइज्ड होकर सफेद पड़ गया। राहुल जूही के पीछे भागा और उसे समझाने लगा। जूही, लेट मी एक्सप्लेन, जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। इस लड़की ने मुझे अपने जाल में फंसा रखा है। वो लड़की राहुल की बात सुनकर शॉक हो गई, लेकिन जूही अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। वो राहुल को जान चुकी थी। जूही भोली थी पर बेवकूफ नहीं। वो इस धोखेबाज पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहती थी। राहुल, तुम्हें देख के मुझे खुद से अब घिन आ रही है। मैं बस यहां से चुपचाप जाना चाहती हूं, मुझे रोकना मत। पर राहुल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसे लगा कहीं जूही गुस्से में आकर इन्वेस्टमेंट की डील कैंसिल ना कर दे। वो माफी मांगने लगा, लेकिन जूही समझ रही थी कि राहुल के मन में क्या चल रहा है। तुम्हें अपने फंड की चिंता हो रही है ना? जूही की बात सुनकर राहुल और हड़बड़ा गया। उसने जूही के पैर पकड़ लिए, पर जूही अपना फैसला कर चुकी थी। वो बोली, तुम जैसा अपॉर्चुनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। पैसे के लिए तुम वाकई कुछ भी कर सकते हो। इस पर राहुल जूही को अपने प्यार पर यकीन दिलाने के लिए बोला, जूही तुम समझ नहीं रही, ये सब हमारे फ्यूचर के लिए ही है। ये सुनकर जूही सरकास्टिक होते हुए बोली, हमारा फ्यूचर? वही फ्यूचर जिसमें तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दोगे? अब जूही की बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर राहुल समझ चुका था कि जूही नहीं बांधने वाली, ना ही उसे अब कोई इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये सब सोचकर राहुल ने भी अपना फरेब का मुखौटा निकाल फेंका। वो जूही पर चिल्लाकर बोला, हाँ, मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ था, वरना शक्ल देखिए तुमने अपनी आईने में। खुद को पाठक खानदान की वारिस समझती हो, भिखारी कहीं की। वो तो मैंने तुम पर तरस खा लिया, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं। राहुल की ये बातें जूही बस सुनती रह गई। राहुल ने कड़वा सच उगल दिया था। वो अब जरा भी दिखावा नहीं करना चाहता था। जूही इंडस्ट्री के डूबने के बाद अब जूही उसके लिए बेकार थी। वो उसके जाने का इंतजार नहीं कर सका। वो चिल्लाकर बोला, निकल जाओ मेरे घर से। जूही तो पहले ही बिखर चुकी थी। वो अपार्टमेंट से चुपचाप चली गई थी, पर वहां से आकर उसको एहसास हुआ कि वो कितनी अकेली है। इतना आलीशान घर होने के बावजूद वो अब बेघर है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां, पापा के पास हॉस्पिटल में या उस घर जहां उसका बचपन बीता। आज उसका अपना घर उसे काटने को दौड़ रहा था। इतना बेबस, लाचार और अकेला जूही ने खुद को कभी नहीं महसूस किया था। मौसम बहुत खराब था। बारिश अभी रुकी नहीं थी। पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था, मानो कायनात भी जूही के हाल बयां कर रही हो। जूही पूरी तरह से भीगी हुई थी, पर उसे उस वक्त कहाँ कोई ख्याल था। किसी तरह खुद को संभालते हुए जूही अपने घर की चौखट पर पहुंची। वो अपने आलीशान घर के बड़े से हॉल में खड़े होकर खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो राहुल के धोखे को भूल नहीं पा रही थी। उसके सामने बार बार बस राहुल और उसकी बाहों में लिपटी हुई वो लड़की आ रही थी। तभी अचानक से एक गुस्से भरी आवाज से जूही पर चिल्लाया गया। जूही चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, सामने उसकी सौतेली बहन रिया खड़ी थी। रिया उससे बोली, ओह, इट्स यू। मुझे लगा कोई भिखारी है। रिया हॉल की सीढ़ियों पर खड़ी होकर गुस्से भरी नजर से जूही को देख रही थी। उस गुस्से में जूही के लिए उसकी नफरत साफ झलक रही थी। रिया ने एक बहुत ही शानदार लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं दूसरी ओर जूही की हालत एक भीगे हुए चूहे जैसी दिख रही थी। रिया ने सरकास्टिक होते हुए जूही से कहा, वेल, तुम्हें किसी भिखारी से कम नहीं। जूही चुपचाप खड़े होकर बस रिया को देखती रही। उसमें ना तो किसी के सवालों के जवाब देने की हिम्मत थी और ना ही कुछ सोचने समझने की ताकत। रिया फिर से चीख पड़ी, आर यू डेफ? सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? ये कारपेट इंपोर्टेड है, मेरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से लाई थी। तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। तुम अभी भी इस पर खड़े होके बर्बाद कर रही हो इसे।
ये सब सुनने के बाद जूही का ध्यान पहली बार उस इम्पोर्टेड कारपेट पर पड़ा। लाल रंग का ये बड़ा सा इम्पोर्टेड कारपेट जूही को तो आम ही लग रहा था, पर बारिश में भीगने की वजह से जूही के कपड़ों से पानी टपक रहा था। इस पानी से कारपेट थोड़ा गीला और गंदा हो गया था। जूही व्यंग भरी हंसी के साथ मन ही मन बुदबुदाई, हाँ, ये कारपेट तुम्हारा होगा, पर यहाँ की एक एक ईंट से लेकर हर महंगी चीज मेरे माँ पापा की है। अपने खून पसीने से बनाया है उन्होंने ये घर, किसी की खैरात नहीं है ये। जूही की आंखों में आत्मविश्वास देखकर रिया आग बबूला हो उठी। उसने इरिटेट होकर जूही को ऑर्डर दिया, ये कारपेट अभी के अभी साफ होना चाहिए। इस पर जूही थोड़ा ठहर कर बोली, निर्मला आंटी कर देंगी। रिया ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए रौब से कहा, वो क्यों करेंगी? जिसने गंदा किया है वो ही साफ करे। रिया का रवैया जूही की तरफ किसी नौकरानी से कम नहीं था। जूही रिया से बहस करने की मूड में नहीं थी, इसीलिए बिना कुछ बोले वो वहां से जाने लगी। लेकिन जूही के कमरे में जाने का रास्ता तो सीढ़ियों से होकर ही था। गहरी सांस लेकर जूही खुद को शांत करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, पर रिया की बात अभी पूरी कहाँ हुई थी। वो जूही का रास्ता रोकते हुए उसके आगे आकर खड़ी हो गई। जूही थक चुकी थी। आज जो कुछ भी हुआ उस सब ने उसको अंदर से तोड़ दिया था। रिया को अपने आगे ऐसे एरोगेंटली खड़ा देख जूही सोचने लगी, जब उसके पापा सौतेली माँ नीना पांडे और रिया को उसकी जिंदगी में ले आए थे। जूही के पापा के बीमार होने के बाद से ही रिया और नीना का बिहेवियर 180 डिग्री बदला था। बहनों सा रिश्ता तो उनके बीच कभी था ही नहीं, पर रिया पहले कभी खुलकर जूही से इस तरह बदतमीजी से बोली भी नहीं थी। आज नीना पांडे, जो कल तक अच्छी बीवी और माँ बनती थी, जूही के पापा के बीमार पड़ते ही जूही से रूडली बिहेव करने लगी थी। अब तो ना नीना पांडे जूही के पापा को देखने हॉस्पिटल जाती और ना ही रात भर घर आती। 2 साल पहले से ही जूही के पापा महेंद्र पाठक की तबीयत खराब होने लगी थी। पहले चक्कर आना, बेहोश होना, सिर्फ ये सब होता था। फिर धीरे धीरे तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट में भी कुछ नहीं आता था। फिर एक दिन अचानक महेंद्र पाठक के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके बाद से ही वो कोमा में चले गए। पहले डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि ये शायद उनकी एज की वजह से है। जूही को पहले कुछ अजीब नहीं लगा, पर अब बदले हालात देखकर कई सवालों ने जूही के जहन में घर कर लिया था। इसी बीच महेंद्र पाठक की बिगड़ती तबीयत के चलते धीरे धीरे जूही इंडस्ट्रीज का सारा काम नीना पांडे देखने लगी थी। अब हालात ऐसे थे कि पूरी जूही इंडस्ट्रीज नीना पांडे के कंट्रोल में थी। जूही की तरफ तो नीना पांडे का बिहेवियर बदला ही बदला, पर जिस महेंद्र पाठक से नीना पांडे प्यार की कसमें खाती थी, आज उसके पास इतना भी वक्त नहीं कि अपने बीमार हस्बैंड को एक बार देखने चली जाए। ये सब सोचकर जूही के जहन में रह रह कर बस यही सवाल आते कि क्या आज तक इन रिश्तों में कभी भी कुछ भी सच्चा था? और पापा इस तरह अचानक बीमार कैसे पड़ सकते हैं? सब कुछ इतना कैसे बदल गया? क्या पापा के अलावा आज तक मेरी जिंदगी में जो भी था वो सब सिर्फ एक दिखावा था? खैर, बिना कुछ बोले जूही रिया के साइड से जाने लगी। तभी रिया ने अचानक जूही का हाथ पकड़ लिया। जूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रिया, डोंट ओवरडू इट, बहुत हुआ, अब लीव माई हैंड। उसे जूही को परेशान करने और नीचा दिखाने में मजा आ रहा था। रिया अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने हर शब्द पर जोर देते हुए बोली, समझ नहीं आता, एक बार में जिसने गंदा किया है वो ही साफ करेगा। जूही भी अब एक बात बार बार दोहराकर इरिटेट होने लगी थी। आज का दिन वैसे ही उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब रिया के ये टॉन्ट्स और बदतमीजी। जूही अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी। वो ऊंची आवाज में रिया से बोली, आज का दिन मेरे लिए ऑलरेडी बहुत खराब था। मैं पहले से परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो, प्लीज छोड़ो रिया। पर रिया को तो अब इस खेल में मजा आ रहा था। वो कहां सुनने वालों में से थी। पूरे हॉल में बस रिया और जूही की आवाजें गूंज रही थी। लीव माई हैंड, नो, छोड़ो। ये सब करके रिया के फेस पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था। तभी रिया ने जूही का हाथ अचानक से छोड़ दिया। ठीक है, जाओ। अचानक से हाथ छूटने की वजह से जूही खुद को संभाल नहीं पाई।
वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। गिरते हुए जूही की आवाज पूरे पाठक निवास में गूंज गई। जूही बुरी तरह छिल गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जूही सिसकते हुए रिया से बोली, रिया, ये क्यों किया तुमने? रिया हंसकर बोली, मैंने क्या किया? इतनी भोली बनने का दिखावा किस लिए करती हो तुम? हाँ, तुमने बोला हाथ छोड़ो तो छोड़ दिया। अब तुम खुद को संभाल नहीं पाई तो उसमें मेरी क्या गलती? अपने घावों का इल्जाम अब मुझ पर मत डालना। ये सब सुनकर जूही को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसे बस दुख था कि वो इस दुनिया में अब एकदम अकेली थी। जूही खुद को संभाल कर आंसू रोकने की कोशिश करते हुए उठने लगी। तभी निर्मला आंटी जूही की तरफ आते हुए बोली, जूही मैम, आपके लिए फोन है। जूही की ऐसी हालत देखकर निर्मला आंटी शॉक्ड हो गई और जूही की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस जूही, आप ठीक तो हैं? ये सब कैसे हुआ? कोई बात नहीं। जूही ने निर्मला का हाथ अपने हाथों से दूर करते हुए कहा। फिर जूही ने थोड़ा रुककर सांस अंदर खींची और धीमी आवाज में निर्मला आंटी से पूछा, किसका फोन है? निर्मला आंटी ने थोड़ा पीछे हटकर कहा, ओ हाँ, किसी ऋषि सिंघानिया के असिस्टेंट विनय दीक्षित का कॉल है। ऋषि जी का कोई मैसेज उनको आप तक पहुंचाना है। रिया सीढ़ियों पर अब भी खड़ी सारी बातें सुन रही थी और ऋषि सिंघानिया का नाम सुनते ही वो खुद को रोक ना सकी और थोड़ा शॉक्ड होकर वो बोल पड़ी, ऋषि सिंघानिया? जूही, तुम सच में ऋषि सिंघानिया से बात कर रही हो? जूही ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। अब रिया की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। वो सरकास्टिक हंसी के साथ बोली, सही है जूही, एक बेचारी दूसरा मनहूस, मेड फॉर ईच अदर कपल। जूही ने रिया को गुस्से भरी नजरों से देखा और फोन की तरफ बढ़ने लगी। रिया की हंसी तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जूही ने गहरी सांस ली और रिया को इग्नोर करते हुए फोन उठाया। धीमी आवाज में जूही ने पोलाइटली फोन पर कहा, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से विनय दीक्षित को आवाज आई, गुड इवनिंग मिस जूही। फोन स्पीकर मोड पर था। विनय बिना रुके बोला, कल आप 8 बजे तैयार हो जाइएगा। ऋषि सर खुद आएंगे आपको लेने, अपने साथ शादी की शॉपिंग करवाने के लिए। विनय इतना बोलकर रुका और जूही को याद दिलाते हुए बोला, सर को इंतजार करना पसंद नहीं, तो आप टाइम का ख्याल रखिएगा। विनय की बातें एकदम किसी रोबोट की तरह थी। एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं था। जूही ने हैरानी से पूछा, कल? इतनी जल्दी? इस पर विनय ने बिना रुके जवाब दिया, यस मिस जूही, आपकी शादी 1 हफ्ते में है। तैयारी जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा होगा। ये सुनकर जूही को होश आया। हाँ, मेरी शादी होने वाली है 1 हफ्ते में, ऋषि के साथ, एक अजनबी के साथ। और राहुल, उसे तो भूल जाना बेहतर है। मिस जूही? जूही ने अपना धीमे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। विनय ने कहा, याद रखिएगा। और ये बोलकर उसने फोन काट दिया। जूही ने विनय से बात करके फोन काटा ही था कि उसे पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। क्या करेगी अब जूही? जब रिया को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पता चलेगा तो वो क्या साजिश रचेगी? क्या जूही खुद को अपने पापा की जूही इंडस्ट्री के लिए कुर्बान कर देगी, या वो बदलेगी अपना फैसला?